हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए अब थोड़ा लेक्चर के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के कारण स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी। रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप उस लेक्चर तक जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, यहाँ पे सिग्मा भी कह सकते हैं। क्यू और सिग्मा के रिलेशन की बात कर लूं तो सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्म, अगर इसका रेडियस आर तो ये होना है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बात करूं तो हमारे पास रिजल्ट था 0। ये हॉलो स्फीयर है आर रेडियस का, जिसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज क्यू बटा हुआ है। अगर किसी पॉइंट आउटसाइड की बात कर लें, जो कि सेंटर से आर दूरी पे है, तो ये रिजल्ट था कि क्यू डिवाइडेड बाई r², जहां पे आर ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। पी वो पॉइंट है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम सेंटर। अगर इसी चीज को वेक्टर में लिखा जाता तो यहां पे के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि चार्ज को साइन के साथ रखना है। और अब आर वेक्टर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये अपना रिजल्ट था, हम लोग जानते हैं। आप यहां ध्यान दे रहे होंगे, ये एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने रिमार्क में ये भी लिखा था कि एक हॉलो स्फीयर, या इनफैक्ट सॉलिड में भी यही होता है, एक स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग मान सकते हैं कि उसका सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मतलब एक हॉलो स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज बनाकर सवाल किया जाए तो मैथमेटिकली रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में ये शुरू में ही बताए थे। अब अगर ये हॉलो नहीं, ये सॉलिड स्फीयर होता। अच्छा, अगर आप चाहें तो क्यू को सिग्मा में रिप्लेस कर सकते हैं। सवाल में अगर क्यू है तो क्यू में काम कीजिए, अगर सिग्मा है तो इस रिलेशन से क्यू और सिग्मा में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। अब अगर यही सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर कहने का मतलब ये अंदर से भरा हुआ है, इसका मतलब चार्ज अब इसके अंदर है, पूरे अंदर में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। ये सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस आर। तो अब जब ये सॉलिड है तो अंदर भी चार्ज स्टे करेगा। ध्यान रहे ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टिंग रह गया तो चार्ज अंदर में स्टे नहीं करता, सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे। मतलब उस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का बिहेवियर एक हॉलो सेल की तरह हो जाएगा। तो रिजल्ट भी हॉलो सेल का ही चलेगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है, मतलब सब जगह चार्ज है, अंदर में आप कहीं भी देखेंगे तो चार्ज मौजूद है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई एक पॉइंट अंदर में ले लीजिए, तो यहां पे आर डिस्टेंस दूर हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। और रिजल्ट की बात कर लें तो ये रिजल्ट, अच्छा अब यहां पे रो डिफाइन होगा। रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब 4/3 पाई r क्यूब। ये इंटर कन्वर्जन है,
अगर आप चार्ज में काम करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट रो में दे रखा है तो रो और चार्ज के बीच में ये रिलेशन है, यहां से एक से दूसरे में हम लोग जा सकते हैं। रिजल्ट याद आ रहा होगा, ये था रो आर डिवाइडेड बाय, वेक्टर में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज में लिखूं के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये अंडरस्टूड है कि जब भी आप वेक्टर में लिखेंगे सारे चार्जेस साइन के साथ आएंगे। आर फिर से वही है, और बाहर के किसी पॉइंट पे अभी भी यही फॉर्मूला है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी भी सारे डिस्टेंस को सेंटर से ही मापा जाता है। आर वेक्टर अभी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये बाहर का कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस जगह पे पी पॉइंट है, ये अंदर वाला पी पॉइंट, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इसी को हम लोग ई आउटसाइड लिख रहे हैं, और ये उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर के फॉर्म में। तो आप देख पा रहे होंगे कि बाहर के किसी भी कैलकुलेशन के लिए अभी भी ये पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे सारा चार्ज सेंटर पे रखा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आर है वो स्फेयर के सेंटर से मापा जाता है। तो मतलब चाहे हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, दोनों के कारण बाहर के किसी, हाँ ध्यान रहे एक और बात, जो मेन बात है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। चाहे हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड, दोनों अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम मान सकते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट है। एजम्पशन है, ऐसा नहीं कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो आप एक स्फेयर के कारण रिजल्ट निकालिए बाहर के किसी पॉइंट पे, या फिर सारे चार्ज को एक पॉइंट बना के सेंटर पे रख के रिजल्ट निकालिए, मैथमेटिकली दोनों सेम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्फेयर को सीधे हटा दीजिए एक पॉइंट चार्ज से, क्योंकि पॉइंट चार्ज को डील करना आसान होता है। फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा था। आप पिछले लेक्चर को रिवाइज पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो इस क्लास में कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इन रिजल्ट्स को डेराइव करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर खास करके उनके लिए ही बेनिफिशियल हो पाएगा जो पिछला लेक्चर पढ़े हैं, क्योंकि वहां पे सारे रिजल्ट्स करवाए गए थे, इन पे सवाल भी करवाए गए थे, डेरिवेशन वहां नहीं दिया गया था। तो इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो बच्चे भी कर सकते हैं जो पहले से कहीं और से पढ़े हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। ये लेक्चर वैसे तो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत से सवाल आएंगे, डेरिवेशन से सवाल नहीं आते, लेकिन खास करके जो बच्चे आईआईटी मेन या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के सवाल आईआईटी अक्सर पूछता रहा है, जहां पे हॉलो ये सॉलिड करके यूनिफॉर्म नहीं दिया और बाहर या अंदर किसी पॉइंट पे पूछ लिया। तो अगर ये रो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, तब तो आपका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो फिर वैसे केस में आपको प्रोसेस तो जानना पड़ेगा ना, कि कैसे इन चार्ज बॉडीज के कारण किसी भी जगह पे स्पेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो वो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, खास करके मेन और एडवांस वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे नीट का हैं वो इसको ध्यान से देखें, मतलब समझने की कोशिश करें। नॉलेज कभी बुरी बात थोड़े ना होती है। तो एक बार इसको मिटाते हैं हम। तो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere, uniformly charged hollow sphere. Uniformly charged hollow sphere. एक बार देख लेता हूं कि कैमरे में आ रहा है या नहीं। हाँ, आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि हम यहाँ पे काम करते जा रहे हैं, कैमरे में आ ही नहीं रहा, बहुत बार कैमरा बंद हो जाता है, हम लोग बोलते रह जाते हैं। तो खैर ये आ रहा है।
तो अब हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक इनसाइड पॉइंट होगा और दूसरा आउटसाइड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे। इनसाइड पॉइंट कहने का मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। तो जैसे ये हमारे पास कोई एक हॉलो स्फेयर है, पहले आउटसाइड पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग इनसाइड पे आएंगे। ये ज्यादा आसान होगा, पहले आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं फिर इनसाइड पे आएंगे। ये हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हमारे पास कोई एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। मतलब यहां से लेकर यहां इस पॉइंट पी तक की दूरी, ये तो स्मॉल आर, ये प्लस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये सब ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस है। मतलब अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, और इस स्फेयर की वजह से इस पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज है नहीं, ये कंटिन्यूअस चार्ज है और अलग अलग जगह से इस पॉइंट पी की दूरी अलग अलग है, इसका सीधा मतलब है कि ये एलिमेंट में ब्रेक करना होगा और एक एक एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर जोड़ना होगा। तो अब बात यह है कि एक हॉलो स्फेयर में एलिमेंट किस तरह का लेते हैं। तो हम लोग 11th में भी इस बात को देखे हैं कि यहाँ पे रिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि हॉलो है, पतला 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 स्ट्रिप काटिएगा और एक को निकालिएगा। देखिए आप क्या कीजिए, एक तरबूज ले आइए गोल सा और एकदम पैरेलल स्लाइस कट लगाइए, खूब सारे 50 60 70 ऐसे ऐसे कट लगाइए एकदम पतला पतला, और एक स्लाइस को निकालिए, वो गोल सा होगा डिस्क की तरह। क्यों? क्योंकि तरबूज सॉलिड है। अब अंदर से रेड वाला पार्ट जो है ना तरबूज का, उसको खा जाइए, सबसे निकाल के खा जाइए रेड वाला पार्ट, और बिल्कुल सबको वैसे ही सजा दीजिए, वो ऊपर का जो ग्रीन वाला पार्ट है वैसे ही सजा दीजिए जैसे शुरू में था। तो अब ये अंदर से खोखला हो चुका है क्योंकि रेड वाला पार्ट तो आपने खा लिया। अब उनमें से कोई एक खींचिए, एक स्लाइस, तो वो आपको रिंग की तरह दिख रहा होगा। और वैसे वैसे हम देख पा रहे हैं कि खूब सारे रिंग को सजा देने के बाद ये हॉलो स्फीयर बनके तैयार हो चुका है। इसका मतलब है कि एक हॉलो स्फीयर में एलिमेंट हम लोग रिंग एलिमेंट लेंगे। अब रिंग एलिमेंट कहां? तो जैसे यहां से थीटा एंगल पे दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा एंगल डी थीटा काट ले रहे हैं, ये रेडियस आर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आर्क लेंथ होगा, ये लेंथ आर इंटू डी थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ बराबर रेडियस गुने एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। अब एक काम कीजिए, ये थीटा, ये तो पूरे रिंग पे, ये पूरे स्फेयर पे इस तरीके से घुमाइए। तो हम लोग इसको देखिए बना रहे हैं, ये पतला सा अपना स्ट्रिप रहेगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट से हम रंग रहे हैं, और इधर से भी आएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे यही वो रिंग है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, यही वो रिंग है। अब मान लेते हैं कि इस रिंग पे चार्ज डी क्यू है। तो कुल मिला के अभी सवाल क्या है, ये एक रिंग है, तो ये एक रिंग है, इस रिंग पे चार्ज, ये दिखने में यहां बड़ा दिख रहा है क्योंकि जैसे ही आपने डी थीटा लिखा, ये इनफाइनाइटेसली स्मॉल है, मतलब बहुत पतला है, अनंत पतला। इस पे आने वाला चार्ज डी क्यू है, ये इस रिंग का सेंटर है, ये स्फेयर का सेंटर है, ये रिंग का सेंटर है। और हम लोग इस रिंग की वजह से पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे ये पी पॉइंट इस रिंग के सेंटर से, इसको हम लोग सी डैश लिखते हैं, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे नहीं है, ये डिस्टेंस पे भी नहीं है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस है। अगर इधर को ज्योमेट्री से दिखाऊं, मतलब यह सब कुछ में यहां घिचपिच हो रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल तो अपना थीटा है, ये एंगल अपना थीटा है, ये रेडियस आर है। अगर ऐसा है तो ये हमारे इस रिंग का रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग हम देख पा रहे हैं कितना है, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये स्फेयर के सेंटर से रिंग के सेंटर तक आर कॉस थीटा। जबकि हम लोग जानते हैं सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, मतलब सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, जिसमें यहां तक का डिस्टेंस आर कॉस थीटा। इसका मतलब है कि ये आगे का डिस्टेंस आर माइनस आर कॉस थीटा रहा होगा। तो अब इस सवाल को देखिए, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं रेडियस ऑफ रिंग एलिमेंट, ये अपना रिंग एलिमेंट है, यही अपना रिंग एलिमेंट है, ये जो सेड किया है ना, यही अपना रिंग एलिमेंट है। इसका अपना कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। अब कहानी ऐसा है कि ये भूल जाइए, इसको बहुत पतले पतले ऐसे ऐसे खूब सारे इनफाइनाइट रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और ऐसे ऐसे सारे रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अपना फिजिक्स क्लियर हो गया। एक स्फेयर को पतले पतले खूब सारे रिंग में बांट लीजिए, एक रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और फिर सारे रिंग के कारण निकालने के लिए उसको प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो बस इतना ही करना है, मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स बस इतना ही है, और इसी को अप्लाई करना है अब मैथमेटिक्स के थ्रू। तो जैसे ये वाला रिंग यहाँ पे हम दिखा दिए हैं, अभी बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर यहाँ तो चौड़ा सा दिखा दिए हैं लेकिन यहाँ पे एक पतला सा रिंग दिखा दिए हैं। तो बाबू ध्यान देना, ये चौड़ाई बहुत छोटा रहा होगा क्योंकि ये डी थीटा एंगल है, डी मतलब डिफरेंशियल, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो दिखाने को हम चौड़ा सा दिखाए हैं, लेकिन कायदे से ये दोनों पॉइंट एकदम अगल बगल होंगे, तो ये रिंग एकदम पतला दिखेगा, और उस पे चार्ज dq माना गया है। dq अभी हम लोग निकालेंगे। तो अगर dq चार्ज है p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब सवाल ये रह गया कि इस रिंग एलिमेंट की वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DE लिखते हैं, तो क्या हम लोग DE बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। क्या होता है, अगर रिंग के पास Q चार्ज, R रेडियस, तो यहां से H डिस्टेंस दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K Q X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हम लोग पहले से जानते हैं, रिंग पढ़ चुके हैं हम लोग।
अब इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज कीजिए। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि चार्ज बहुत कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत छोटा होगा। तो D बराबर K इस रिंग पे चार्ज इनटू इस रिंग के सेंटर से P पॉइंट तक की दूरी कितनी है, ये x, यही वाला पार्ट तो अपना x है, मतलब स्मॉल r माइनस कैपिटल R cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r कहने का मतलब रिंग का रेडियस, ये है रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। तो आप देखिए रिंग का रेडियस यहां पे r था, लेकिन यहां पे r नहीं है, यहां पे r साइन थीटा है। तो r साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब इसका स्क्वायर, स्मॉल r माइनस कैपिटल R कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसका पावर 3/2। ये इस रिंग एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस रिंग एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार इसको बिठा देते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, ये DQ चार्ज कितना है ये हम लोग को नहीं मालूम, तो ये बताना पड़ेगा। तो एक काम कर लीजिए, DQ चार्ज कैसे निकाल पाएंगे? DQ, चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म है तो सिग्मा भी कांस्टेंट रहेगा, तो सिग्मा इंटू DA, DA कहने का मतलब इस रिंग का एरिया, रिंग का एरिया निकालना हम पहले सिखाए थे। रिंग का एरिया होता है सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ, सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ। तो बात यह है कि इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना है। एक रिंग का सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू रेडियस होता है, जहां पे अपने इस रिंग का रेडियस r साइन थीटा है, तो ये सरकमफ्रेंस 2 पाई r साइन थीटा। अगर इस रिंग के विड्थ की बात करें तो ये रिंग की चौड़ाई है जो कि r d थीटा के बराबर है। तो विड्थ की बात कर लूं तो ये है r d थीटा। अगर सिग्मा की बात कर लूं तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना चार्ज है टोटल? Q। टोटल एरिया कितना है? ये Q चार्ज चूंकि पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, तो एक स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब ये dq हो गया। मतलब अगर हम dq लिखना चाहें तो dq बराबर कितना मिलना है? q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर लिख रहे हैं, q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू सरकमफ्रेंस के नाम पे 2 पाई r साइन थीटा इंटू विड्थ के नाम पे r d थीटा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये r स्क्वायर, ये r और ये r कैंसल आउट होगा, ये 2 पाई और ये 4 पाई कट के 2 बचेगा। तो इसका मतलब dq ये निकल रहा है q डिवाइडेड बाई 2, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, साइन थीटा डी थीटा। ये अपना dq है। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए।
अब इसको सॉल्व करेंगे, इस डी क्यू को यहां पे रखेंगे, ये डी निकल के आ चुका है, और इस डी को प्रॉपर लिमिट में जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरे स्फेयर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो एक बार यहां पे तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम मिटाएंगे। तो अब थोड़ा इस तरफ लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। इस डी क्यू को यहां रखते हैं, तो हमारे पास डी ई ये है के, डी क्यू कहने का मतलब क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा डी थीटा इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, एक बार इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यहीं पे कर लेते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहां मिलेगा, और यहां है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, मतलब ये बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, फिर यहां से मिल रहा है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा का पावर 3/2। एक बार देख लेता हूं कैमरे में आ रहा है या नहीं। तो अब इसी को सॉल्व करना है। हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये थीटा अलग अलग रिंग के लिए अलग अलग थीटा होगा, साथ ही साथ स्मॉल आर ये कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है वो थीटा है और फंक्शन भी थीटा का है, तो बस इसको इंटीग्रेट करते ही अपना रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, तो एक काम करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये नीचे वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं जेड स्क्वायर, ये नीचे वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं जेड स्क्वायर, लेट जेड स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूशन है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो चुका है कब का, अब मैथमेटिक्स। एक बार इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, एक बार डिफरेंशिएट कर ले, तो ये हो गया 2z dz, क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम में रेडियस कांस्टेंट है तो 0, ये स्मॉल आर भी कांस्टेंट है क्योंकि स्मॉल आर सेंटर से पी पॉइंट तक की दूरी है, सेंटर से पी पॉइंट तक की दूरी है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो रहा, 0 माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। ये 2 खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है z dz बराबर ये स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। आप यहां देख सकते हैं कि ये साइन थीटा डी थीटा है इस एक्सप्रेशन में, तो साइन थीटा डी थीटा यहां से रिप्लेस हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा के लिए हम लोग यहां पे आ जाते हैं इस वाले रिलेशन में, तो यहां से कॉस थीटा
ये है जेड स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक काम कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो ये रह गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सब कुछ ये थर्ड इक्वेशन में, तो फ्रॉम 3 तो डीई ये के क्यू डिवाइडेड बाई 2 ये बाहर रह गया, ये साइन थीटा डी थीटा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जेड डी जेड डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये आर, अच्छा नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये जेड स्क्वायर का पावर 3/2 तो 2 2 खत्म, ये जेड क्यूब अब इस स्मॉल ब्रैकेट की चीजों को पुट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, तो यहां पे हम कैपिटल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। एक जेड तो कैंसल आउट हो रहा है, तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि ये के क्यूब डिवाइडेड बाई 2r, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है बाहर, एक जेड खत्म, तो ये हो रहा है डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अगर यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो गया 2 आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये 2r कांस्टेंट ये बाहर कर दीजिए, तो ये 4r स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। और इसको अंदर लेकर चलते हैं, तो ये आ गया 2 मतलब 2r स्क्वायर माइनस कैपिटल, अच्छा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये तो आर स्क्वायर रह गया माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये यहां तक का मैथमेटिक्स है। अब इसको इंटीग्रेट करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। मैं एक बार इसको मिटाता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। आई गेस आपने सब कुछ लिख लिया होगा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और एक और बात, चलिए वो लास्ट में देखेंगे। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर, ये बाहर कर ले रहे हैं और ये इंटीग्रेशन 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर बाहर रहेगा और ये जेड का पावर -2 dz, ये दूसरे वाले में कैपिटल आर स्क्वायर बाहर रहेगा, ये भी जेड का पावर, इन दोनों को एक ही साथ क्यों नहीं कर ले रहे हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, ये दोनों टर्म को, तो ये मिलने को है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये बाहर कर लेंगे और इंटेग्रल जेड का पावर -2 dz प्लस ये जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, तो केवल dz का इंटीग्रेशन। कुछ ऐसा आ रहा है। अब थोड़ा लिमिट के बारे में सोचते हैं। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे अपना वेरिएबल थीटा है,
तो थीटा को कहां से कहां तक चेंज करूं ताकि ये पूरा स्फेयर बन के तैयार हो जाए। तो थीटा का शुरुआत ये रिंग 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 जाते 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 हम लोग पूरा स्फेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहला रिंग यहां पे बनना शुरू होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब अगर थीटा की बात कर लूं तो ये थीटा का बदलाव कहां से कहां तक है, ये 0। अब रिंग बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, थीटा खुद को बढ़ाता जा रहा है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिंग मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं मिल रहे हैं, और फाइनली ये वो रिंग है जब ये रिंग बनते ही पूरा का पूरा स्फेयर बन के तैयार हो जाएगा। और इस स्फेयर को बनने के लिए थीटा को पाई तक आना पड़ेगा। मतलब इस पूरे ज्योमेट्री को बनाने के लिए थीटा को 0 से लेकर पाई तक जाना पड़ेगा। तो वैसे केस में इनफाइनाइट रिंग इस तरीके से सज जाएंगे और एक दूसरे में सजने के बाद ये हॉलो स्फेयर का शेप ले लेंगे। मतलब थीटा का बदलाव 0 डिग्री टू पाई तक है, 0 टू पाई। तो अगर थीटा 0 टू पाई तक बदल रहा है तो जेड कहां से कहां तक बदल रहा होगा। थीटा 0 से पाई बदल रहा है तो जेड कहां से कहां तक बदल रहा होगा। देखिए एक बार थीटा बराबर 0 रखिए, थीटा बराबर 0, तो ये कॉस थीटा 1, तो ये मिलने जा रहा है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। मतलब ये तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस रिंग के लिए देखिए, इस रिंग के लिए यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि रिंग के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ये वो रिंग है जो सबसे पास है पी पॉइंट से। तो ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। मतलब बदलाव कहां से कहां है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से लेकर सबसे आखिरी वाला रिंग कब बनेगा, ये, क्योंकि इस रिंग तक आते आते थीटा पूरा 0 से पाई बदल चुका होगा, मतलब बीच वाले सारे हिस्से बन चुके होंगे। और ये वाला रिंग इस पी पॉइंट से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दूरी पे है। मतलब स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब ये लिमिट है, इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर। ये आप निकाल लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जेड का पावर -2, तो ये -1/z -1 डिवाइडेड बाई जेड। यहाँ की बात कर लेंगे तो ये मिलने वाला है z, और इस पूरे में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये दोनों ही केस में लिमिट है r माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अभी सॉल्व करना है केवल, के क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर। ये पहले एक एक करके देखते हैं, फिर तो पहले इसको फिर इसको। तो ये स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये -1/z, तो पहले ये रखिए, तो -1 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर माइनस, अब ये रखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ये तो इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी बारी, तो प्लस पहले जेड में ये रखा जाए, तो आर प्लस कैपिटल आर, फिर माइनस, अब ये रखूं तो ये आर माइनस कैपिटल आर। तो हम यहां से देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2r, ये कटेगा 2r से। अभी तो इसको ही हटाना पड़ेगा ना, क्या करूं, हटा रहा हूं, थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से क्या मिल रहा है,
ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल स्क्वायर ये बाहर रह गया। इसकी बात करूं यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ये आर प्लस आर आर माइनस आर मतलब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर ये एलसीएम बन गया। अब इस केस में ये ऊपर गया तो माइनस इसमें लगा दीजिए, तो माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर यहाँ से मिलने को है। अब इसकी बात करेंगे तो ये तो कॉमन ही है, तो ये आ जाएगा प्लस स्मॉल आर इंटू प्लस कैपिटल आर, ये पहला टर्म हो गया। और यहां से आ रहा है प्लस 2r, ये वाला हिस्सा कैंसल आउट हो रहा है, ये वाला हिस्सा स्मॉल आर भी यहां से कैंसल आउट हो रहा है, तो ये के क्यू डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बचा, ये आर प्लस आर 2r प्लस 2r, तो ये 4r, ये 4r और 4r कैंसिल, मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आउटसाइड पॉइंट पे। तो ये किसी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग रिजल्ट पहले से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि डेरिवेशन के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अगर प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस बहुत आसान है। आप इसको बहुत सारे पतले पतले रिंग में बांट लीजिए, किसी एक रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और फिर उसी को इंटीग्रेट कर लीजिए पूरे स्फीयर पे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो प्रोसेस बस इतना ही है। इस चीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग को इस तरीके से इतने सारे मैथमेटिक्स जरूरत पड़ी है। तो खास करके जो बच्चे मेन और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आईआईटी सवाल पूछता रहता है, इसे पूछा है, बहुत बार पूछा है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह के सवाल उनके एग्जाम में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोसेस सीखने में कुछ नहीं जा रहा, ओवरऑल फिजिक्स है, तो आप सीख सकते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, बस प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए। ये मैथमेटिक्स इतना नहीं आता आपके एग्जाम में, पर प्रोसेस देखने के लिए आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो आप जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। तो अभी इसी का आधा पार्ट हुआ, आधा पार्ट बचा है इनसाइड पॉइंट। इसमें ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इनसाइड पॉइंट, तो बच्चों इनसाइड पॉइंट कहने का मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। तरीका तो बिल्कुल वही है, आप रिंग एलिमेंट लेते हैं, एक रिंग की वजह से, जैसे ये आपका सेंटर है, यहां पे कोई पी पॉइंट है जो कि यहां से आर दूरी पे है, तो एक काम कर लीजिए, इसको दो हिस्से में बांट लीजिए, इस पूरे स्फीयर को दो हिस्से में बांट लीजिए। ये हिस्सा लेफ्ट है, सॉरी राइट वाला हिस्सा है, और ये इस स्फीयर का लेफ्ट हिस्सा है। हम देख सकते हैं कि ये दो हिस्से में बट गया है। इस लेफ्ट वाले के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, जबकि इस राइट वाले के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगा। एलिमेंट तो अभी भी हम लोगों को रिंग ही लेना है। तो जैसे पहले डी निकल के आया था किसी एक रिंग के कारण, वो रिंग के कारण एलिमेंट हम लोग लेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि चूंकि कुछ हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है और कुछ हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में नहीं है, तो सब पॉजिटिव में नहीं होंगे। अगर इसकी वजह से आप पॉजिटिव लिखते हैं तो इसकी वजह से आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप। तो फिर डी का जो पिछले केस में जो फॉर्मूला था, अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेशन तो डी का ही करते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीग्रेट करते वक्त रिंग अपना यहां से बनते हुए यहां तक आए थे, मतलब थीटा,
ये थीटा बराबर 0 डिग्री वाला रिंग है, ये थीटा बराबर 90 डिग्री का रिंग है, सॉरी पाई का रिंग है। अगर ये सबसे बड़े वाले की बात कर लेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री का रिंग यहां पे मिलेगा एकदम बीचों बीच। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां से यहां तक वाले रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है, मतलब यहां से यहां तक जितने भी रिंग बन रहे होंगे, जितने भी रिंग बन रहे होंगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, इसलिए सब इंटीग्रेट होगा। तो यहां से यहां तक एक इंटीग्रेशन लगेगा, और यहां से लेकर यहां तक जो भी रिंग बन रहे होंगे, ये सब जो रिंग बन रहे होंगे यहां पे, इन सब की वजह से हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, तो ये सब भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए बीच में माइनस साइन करना पड़ेगा। तो इस वजह से इंटीग्रेशन को दो भाग में ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल एक्सप्रेशन वही है जो आपने लिखा था डी। अब देखिए डीई को हम कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, मतलब पिछले केस में सीधे हम लोग 0 से पाई लिए थे, यहां 0 से पाई नहीं लेंगे, 0 से तो बनना शुरू हुआ है, लेकिन इस एंगल तक बनाना, इस एंगल तक, अगर इस एंगल को अल्फा कह लेते हैं, ये रेडियस आर है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉस अल्फा ये स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इसका मतलब है कि अल्फा बराबर कॉस इनवर्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इस एंगल तक 0 से लेकर यहां तक जितने भी रिंग बनेंगे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है, इसलिए सब आपस में जुड़ रहे होंगे। तो यहां से लेकर अल्फा, अल्फा का वैल्यू इतना। अब इसकी वजह से अगर आपने प्लस लिखा तो इधर वाले के कारण जो आने वाला है उसको आप माइनस लिखिए, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो आगे होने वाला है, राइट वाले का डायरेक्शन पीछे, जिसको कि हमने प्लस लिखा है यहां पे। तो फिर लेफ्ट वाले का डायरेक्शन आगे, उसको माइनस लिखिए। और अब यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा बचा है, मतलब अल्फा से पाई तक का हिस्सा बचा है, तो अब रिंग का इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर पाई तक होगा उस डी का। अब इसको सॉल्व कीजिए प्रॉपर लिमिट लेके, लिमिट तो लगा ही रखे हैं, डी का एक्सप्रेशन पिछले हॉलो वाले में है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 0 आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम नहीं कर रहे हैं, केवल उसका फिजिक्स समझा दिए। इनसाइड पॉइंट है, जैसे अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड दोनों ही तरफ स्फीयर का कुछ हिस्सा है, और स्फीयर में खूब सारे रिंग रिंग बनाते हैं हम लोग। तो राइट साइड वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए साइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से राइट साइड वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको हम लोग पॉजिटिव लिखे हैं, तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करते वक्त हमको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, ये 0 से बनकर यहां तक, मतलब ये एंगल जो कि कॉस इनवर्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर तक, और फिर अल्फा से लेकर पाई तक। तो कुल मिला के यहाँ पे दो भाग में इंटीग्रेट होगा, और जब आप लिमिट रखेंगे तो फाइनली आपका आंसर 0 आएगा। ये आप खुद से ट्राई करके देखिए, लिख लीजिए जल्दी से। तो अब सॉलिड स्फीयर, तो बच्चे सॉलिड स्फीयर बहुत आसान है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में हम लोग एलिमेंट पतले पतले हॉलो स्फीयर को मानते हैं। तो फिर से वही कहानी है, आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटसाइड पॉइंट। मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये हमारे पास कोई एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू, रेडियस आर। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिख रहे हैं तो रो बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये कन्वर्जन होगा चार्ज का डेंसिटी में। ये इसका सेंटर है, हमारे पास कोई एक पॉइंट पी है, पी बाहर का कोई पॉइंट है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल आर है। क्योंकि अब हम लोग हॉलो स्फीयर का रिजल्ट जानते हैं
तो एक काम करते हैं कि खूब सारे हॉलो स्फीयर एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको एक सॉलिड स्फीयर बनाना है तो एक के ऊपर एक फुटबॉल के ऊपर, मतलब कोई भारी सा भरा हुआ फुटबॉल बनाना है तो क्या करना होगा, एक फुटबॉल बना लिया, उसके ऊपर एक और रबर का लेयर लगा दिया, उसके ऊपर एक और रबर का लेयर लगा दिया, उसके ऊपर एक और रबर का लेयर लगा दिया। तो इस तरीके से आपका वो धीरे 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 मोटा होता जाएगा, मतलब सॉलिड होता जाएगा। तो यहाँ पे सोच यही है कि एक सॉलिड स्फीयर को हम लोग खूब सारे हॉलो स्फीयर को मिलाकर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सजाकर। अगर इनफाइनाइट ऐसा कर दिया जाए तो एक सॉलिड स्फीयर बनके तैयार हो जाएगा। तो किससे बना रहे हैं, पतले पतले हॉलो स्फीयर से। तो यहां पे हम लोग एलिमेंट थीन हॉलो स्फीयर्स लेते हैं। ये मान लीजिए अपना हॉलो स्फीयर है, और थीन मतलब थोड़ा सा ये हमारा है थीन हॉलो स्फेरिकल एलिमेंट। मान लीजिए इसका रेडियस x है, तो x का इंक्रीमेंट dx, मतलब इस रिंग की, इस हॉलो स्फीयर की चौड़ाई जो विड्थ है वो dx है। इस पे हम लोगों को चार्ज चाहिए dq। तो dq निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dq ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इंटू डीवी। अगर आप रो के बारे में पढ़े होंगे तो रो ऐसे ही डिफाइन किया गया था, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म हो तो क्यू बाई वी। लेकिन ये डिफरेंशियल पार्ट पे हम लोग चार्ज निकालने जा रहे हैं, इसलिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी, जहां पे डी वी इस थीन होलो स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम लिखना आपको सिखाए थे। ये वॉल्यूम होता है, जैसे अगर डीवी की बात करेंगे तो ये छोटा सा वॉल्यूम ये होता है सरफेस एरिया इनटू विड्थ। ये हमेशा यही होता है, अगर कोई एलिमेंटल वॉल्यूम है तो उसका डिफरेंशियल वॉल्यूम हमेशा सरफेस एरिया इनटू विड्थ। अब चूंकि ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस x है, तो क्या आप बता पाएंगे कि एक x रेडियस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना लिखा जाएगा? 4πx²। और इस स्फीयर का विड्थ dx, तो dx इसका मतलब है कि ये छोटा सा वॉल्यूम ये है 4πx² dx, मतलब छोटा सा चार्ज, इसको सीधे लिख लूं रो इंटू डीवी, मतलब 4πx² dx। अब सोचिए, अब सवाल क्या है, हमारे पास एक थीन होलो स्फीयर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी जस्ट पढ़े हैं कितना, ये आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड kq/x², मतलब डीई की बात कर लूं तो k उस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो चार्ज लिखिए डिवाइडेड बाई x²। आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे x कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से p पॉइंट तक की दूरी x है, तो यहाँ पे वेरिएबल केवल dq है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म है तो ऐसे लिख लीजिए, dq को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डीवी। अगर dq को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, रो इंटू डीवी। देखिए बहुत बार आईटी में सवाल आया जहां पे रो वेरिएबल था, तो अगर रो वेरिएबल है तो वैसे केस में आपको dq को रो इंटू डीवी लिखना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा k/x² बाहर, और इंटीग्रल dq
चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि लिमिट क्या है। छोटे 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 सारे चार्ज को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये के क्यू, अच्छा ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये आर स्क्वायर है। सेंटर से पी तक की दूरी, ये रिंग हॉलो स्फेयर, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। हम लोग रिजल्ट पहले से जानते हैं, ये डेरिवेशन है, एक बार देख लीजिए। तो इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। पॉइंट अपना कहीं इस जगह पे है, ये पॉइंट पी है, ये सेंटर सी, सब कुछ वैसे ही है। अगर इसको आप रो में लिखेंगे, रो में क्यों लिखें, रहने दीजिए वैसे ही। टोटल चार्ज क्यू, ये रो ना जो भी है, रेडियस आर, सब कुछ वही स्पेसिफिकेशन है। अब सेंटर से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पर ये आर इनसाइड है। तो देखिए ऐसे केस में इसको हम दो भाग में ब्रेक कर लेंगे, मतलब एक स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर और दूसरे स्फेयर का रेडियस ये बाहर वाला। आप समझिए इस बात को, अभी हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। ये कैपिटल आर, मतलब इस सॉलिड स्फेयर को हम लोग दो स्फेयर में ब्रेक कर लेंगे। एक स्फेयर का रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर से शुरू होके कैपिटल आर तक जाएगा। जहां ये स्मॉल आर के बराबर और ये कैपिटल आर के बराबर। तो इस अकेले स्फेयर को इस दो भाग में ब्रेक कर लिए। एक वो हिस्सा जिसके लिए ये पी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, और एक उस स्फेयर का वो हिस्सा जिसके लिए ये पी पॉइंट एक इनसाइड पॉइंट है। अब सोचिए कि स्फेयर में एलिमेंट हम लोग थीन हॉलो स्फेरिकल सेल लेते हैं और हॉलो स्फेयर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका सीधा मतलब है कि इस केस में इसकी वजह से जो चार्ज यहां पे मौजूद है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे है वो केवल इस स्फेयर की वजह से, और अब इस स्फेयर पे चार्ज कैपिटल क्यू के बराबर नहीं है। अगर इसका चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया जाए तो स्मॉल क्यू सीधे सीधे कैसे निकल के आएगा, रो डीवी का इंटीग्रेशन से निकल के आएगा। रो डीवी एक एलिमेंटल वॉल्यूम का चार्ज, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से स्मॉल आर, तो यहां से लेकर यहां तक का चार्ज यही लिख रहे हैं ना, डी क्यू बराबर रो डीवी। लेकिन अपने को चार्ज कहां तक का चाहिए, स्मॉल आर रेडियस तक का, इसलिए लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से स्मॉल आर। एक बार दोबारा बोल रहे हैं, इस स्फेयर को दो हिस्से में बांट लीजिए। एक स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर और दूसरे स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर से कैपिटल आर के बीच में, मतलब ये एनुलर स्फेयर है, बीच में कैविटी, इसको यहां पे भर देंगे तो ये बन जाएगा। अब कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले के कारण भी कुछ होगा और ये बाहर वाले के कारण भी कुछ होगा। तो अब देखिए इसी को हम अलग कर दिए, इस पी पॉइंट पे इस अंदर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, क्योंकि अब इस स्फेयर के लिए ये पॉइंट सरफेस का पॉइंट है। साथ ही साथ अब
इसी पी पॉइंट पे ये बाहर वाले स्फीयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और उन दोनों को जोड़ लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पिछला डेरिवेशन ये वाला देख रहे होंगे तो हम लोगों ने इसमें एलिमेंट स्फेरिकल हॉलो स्फीयर्स लिए थे और यहां पे एलिमेंट लेंगे तो हॉलो स्फीयर इसके बाहर बनेंगे और हम लोग जानते हैं कि एक हॉलो स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मतलब इस केस में जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे उन सारे एलिमेंट्स के लिए ये पी पॉइंट उसका इनसाइड पॉइंट है और इस वजह से पी पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर यहां पे चार्ज Q1 कह रहे हैं और यहां पे चार्ज Q2 कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 ये जीरो देख सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल Q1 चार्ज की वजह से है और Q1 चार्ज की वजह से तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये P पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है तो केवल Q1 निकाल लीजिए आपका काम बन जाएगा। तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, चूंकि ये सरफेस का पॉइंट बन गया इस स्फीयर के लिए तो किसी सरफेस पे K चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर और इस स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, ये Q1 निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर Q कांस्टेंट है तो Q1 निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे? Q1 बराबर रो, इतना भी क्या करना, हम लोग जान रहे हैं कि 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में कैपिटल Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब, ये 3 ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम में 3 क्यूब, अच्छा इसको नीचे ही रख दीजिए ना, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब और इसी चीज को हम लोग Q1 लिख रहे हैं। यहां देख पा रहे होंगे 4/3 पाई कट जा रहा है तो दिस गिव्स अस Q1 बराबर Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। अब यहां पे रख देंगे, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 चार्ज, ये K डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब, यहां से r स्क्वायर कैंसिल होगा तो KQR डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। अगर इसको रो में लिखना है तो रो r डिवाइडेड बाई 3/0। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इन दोनों का जोड़ Q1 और Q2 के कारण जोड़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2 और ये हिस्सा तो है ही नहीं तो K ये जो आया है वही अपना रिजल्ट है। रो r डिवाइडेड बाई 3/0, ये अपना रिजल्ट है। अच्छा देखिए बहुत बार सवाल देने वाला क्या करेगा ना, आपको परेशान करेगा, वो रो चार्ज यूनिफॉर्म नहीं देगा। तो चार्ज यूनिफॉर्म नहीं देगा तो वैसे केस में आप ये यूनिटरी मेथड लगा के चार्ज नहीं निकाल पाएंगे। तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो वैसे केस में हम लोग चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर दिखा दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं Q1 बराबर क्या होगा, रो dV जीरो से लेकर स्मॉल r, रो कहने का मतलब Q डिवाइडेड बाई, इस जगह पे नहीं सॉरी, इस जगह पे तो रो बराबर सीधे लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब dV, पिछले केस में लिखे हुए थे, रख के इंटीग्रेट कर देंगे। इसका यूज बेसिकली हम लोग तब करेंगे जब रो वेरिएबल आ जाए।
तो रो वेरिएबल होगा तो ये मेथड काम नहीं आएगा, फिर आपको ऐसे करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहां पे ये dv आपको हमेशा लिखना पड़ेगा 4πr² इंटू डी आर। रो सवाल में दिया जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, Q1 आएगा, आप Q1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे मैथमेटिक्स लगाया जा रहा है हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कारण किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, गॉस लॉ से, पर ये खास करके इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप केवल गॉस लॉ से सारे सवाल नहीं कर पाओगे। ये बेसिक प्रोसेस है, बेसिक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी कैलकुलेट करने का, कि आप एक एलिमेंट लेते हो, एलिमेंट की वजह से आप फील्ड निकालते हो और फिर उसको एक प्रॉपर लिमिट लेकर इंटीग्रेट करते हो और आपका रिजल्ट आता है। तो ये प्रोसेस तो जानना ही है। इसके अलावा जो प्रोसेस यूजर फ्रेंडली होंगे, जिसमें कम टाइम लगेगा, वो भी हम लोग टाइम सेविंग होंगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे। पर ये खास करके जो बच्चे मेन और एडवांस के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सब जानना बहुत कंपलसरी है कि आप किस तरीके से हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर में एलिमेंट लेते हैं, बाहर के पॉइंट को कैसे देखते हैं, अंदर के पॉइंट को कैसे देखते हैं। जैसे अगर सॉलिड में देख रहे हैं तो अंदर के किसी पॉइंट के लिए आप कैसे स्फीयर को दो भाग में बांट लेते हैं और दोनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखते हैं, और बाहर वाले कारण जीरो आ जाता है, तो केवल अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रह जाता है। आप हॉलो वाले में देखें कि बाहर कैसे निकाल रहे थे। मैथमेटिक्स तो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन फिजिक्स बहुत आसान था। आप एक एलिमेंटल रिंग लिए, रिंग की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर उसी एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करते हैं। तो बस फिजिक्स इतनी है, और इसी को अप्लाई करने में हम लोग को उतना मैथमेटिक्स लगाना पड़ा। अंदर वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने देखा कि उसको दो भाग में बांटना पड़ेगा, क्योंकि राइट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और जाएगा, लेफ्ट वाले का कहीं और जाएगा। तो अगर एक का साइन प्लस है तो दूसरे का साइन माइनस है, तो कभी जुड़ेंगे नहीं, वो तो घटेंगे ना। तो फिर वैसे केस में फिर हम लोगों को अपना इक्वेशन चेंज करना पड़ा, थोड़ा दो भाग में ब्रेक करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ा, और वो मैंने किया भी नहीं है, वो आपके लिए छोड़ दिया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट वो जीरो निकल के आएगा। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में। हालांकि सवाल करने के लिए, ज़्यादातर सवाल करने के लिए आज के लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं और अपने फॉर्मूले से काम चल जाते हैं। लेकिन खास करके एडवांस में इस तरह के सवाल आते रहते हैं जहाँ पे इसमें चार्ज वेरिएबल दे देगा, तो फिर वहाँ पे आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो एकदम स्ट्रिक्ट सी बात है कि अगर आप मेन और नीट के लिए जा रहे हो तो ये लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके काम का है और बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पे आप रियल मायने में एप्लीकेशन देख रहे हो, एक सॉलिड स्फीयर को किस तरीके से सोचा जाता है मैथमेटिकली, तो वो एक थॉट प्रोसेस आप देख पा रहे हो। तो जब जब कभी सॉलिड स्फीयर जैसी चीजें आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चार्ज से भरा हुआ है, कि मास से भरा हुआ है, कि किस से भरा हुआ है, आपका प्रोसेस ऑफ एनालिसिस यही होगा। आप मास से भी भरा है तो भी एलिमेंट लेके ऐसे ही काम करेंगे, बस यहाँ चार्ज की जगह M1 M2 मास कर दिए होते। चार्ज से भरा है तो भी, मतलब प्रोसेस यही है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखे। आप इसको खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, बार बार 1 2 3 4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा, कोई भी स्टेप क्यों हो रहा है, उसकी वजह है, वो समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स या मैथ्स वहां छुपा है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।